Hello everyone. In this section we will complete our last part of chapter 5 Judiciary. हमें इसमें आगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे पुअर पीपल जो है उनकी एक्सेस नहीं रहती है कोर्ट तक, जुडिशरी तक, और उन्हें किन और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए हमारा टॉपिक है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, जो हमने प्रीवियस पार्ट में स्टार्ट किया था उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि कैसे अगर कोई भी पुअर पीपल, अगर कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास पैसा नहीं है और यदि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि उसका पैसा और जो टाइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। पैसे तो उसके पास होते नहीं हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो जो डेली वेजेस पे अपने परिवार का जो पालन पोषण करता है उससे उसका टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। तो उनकी जो एक्सेस है, कोर्ट तक जो पहुंच है, वो बहुत ही कम रह पाती है। इसको और हम आगे पढ़ेंगे कि इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980s डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पीआईएल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए 1980s में इसको डिवाइस करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म स्टार्ट किया जिसका नाम था पीआईएल। ठीक है, पीआईएल से क्या हुआ, टू इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस, कि न्याय प्रक्रिया तक सब लोगों की पहुंच हो। सो इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल पीआईएल इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हु राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। तो पीआईएल का मतलब क्या है कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक व्यक्ति, यदि उसके फंडामेंटल राइट्स जो है उनका वायलेशन हुआ है तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इसको फाइल कर सकते हैं, इसको दायर कर सकते हैं। और इसमें जो लीगल प्रोसेस रहता है वो बहुत ही सिंपल रहता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी कोर्ट प्रोसेस होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत सारा काम रहता है, लेकिन पीआईएल में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको रखा गया है। और जैसे कि लेटर या टेलीग्राम जो है, ठीक है, उसके द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो इंफॉर्मेशन है, जो कंप्लेंट है, वो पहुंचाई जा सकती है। सो इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज पीआईएल। और यदि टेलीग्राम या लेटर भी पहुंचा दिया जाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए पीआईएल ही एज ए ट्रीट किया जाएगा, माना जाएगा। So in the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions. तो स्टार्टिंग में पीआईएल का यूज़ बहुत सारे कामों के लिए किया गया। जो जस्टिस हैं, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए पीआईएल का यूज़ किया गया। ठीक है, जो इनह्यूमन वर्क कंडीशंस थी लेबरर्स, मजदूरों की, उसको सुधारने के लिए भी इसका यूज़ किया गया। उसके अलावा securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after punishment term was complete। और भी ये पीआईएल के अंदर ये भी प्रावधान किया गया कि भी जो बिहार के अंदर जो प्रिजनर्स जो कैदी थे, ठीक है, उनकी सज़ा पूरी होने के बाद भी उनको जेल में रखा गया। तो ये भी एक इलीगल प्रोसेस था, उनकी पनिशमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसके लिए भी उनको रिलीज़ किया गया, उनको छोड़ा गया। Do you know that midday meal that children now receive in government and government aided school is because of PIL? तो आपको यदि मालूम होगा कि जो आज के दिन जो मिड डे मील स्कीम जो आज सरकारी स्कूलों में रहती है, दोपहर के समय उनको लंच करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है, तो किसके कारण हुआ है, वो है पीआईएल के दौरान। ऐसे ही जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि लोगों के हित में, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक जो लोगों के हित में जो याचिका दायर की जाती है उसको बोलते हैं पीआईएल। सो सी द फोटोज ऑफ द राइट रेट टू द टेक्स्ट बिलो, अंडरस्टैंड हाउ दिस केम अबाउट। तो ये जैसे दी गई है, मिड डे मील की कुछ फ़ोटोज़ दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट की गई थी कि रिसेस के टाइम पे या हाफ डे पे जो है लोग जो बच्चे हैं उनको खाना मिलता है। तो सबसे पहले देखिए 2001 द ड्रॉट इन राजस्थान और उड़ीसा मीन द मिलियंस फेस्ड एक्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड।
ठीक है, इसमें अलग अलग पिक्चर्स दिखाई गई हैं। आप इसमें अपनी बुक में देख सकते हैं, अपनी बुक खोल के, कि किस तरीके से लोगों का जो एक सिचुएशन है वो दिखाया गया है और उसके खिलाफ कैसे पीआईएल जो है स्टार्ट की गई है। ठीक है, डोर्स लोगों की मदद करने के लिए या फिर लेबरर्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बात की, उनकी मदद करने के लिए भी पीआईएल का यूज़ किया गया है। So for the common person, access to the courts is access to justice. तो कॉमन पर्सन के लिए क्या रहता है कि कोर्ट अगर तक पहुंच रहती है, अगर हम आसानी से अपनी बात वहां तक पहुंचा पाते हैं तो वहाँ पे न्याय की भी संभावना रहती है। एंड द कोर्ट्स एक्सरसाइज ए क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एज यू साइन द बोस केस द कोर्ट्स इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इंक्लूड द राइट टू फूड। देखिए, जो कोर्ट का अधिकार है, यदि फंडामेंटल राइट्स किसी भी व्यक्ति के वायलेट होते हैं, और जैसे कि जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 21 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है क्लास 7 की, जबकि 6 की टेक्स्ट बुक उसके अंदर भी आया था। ठीक है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का जो है एक अधिकार देती है। उसके अलावा राइट टू लाइफ के साथ साथ हमने जो दूसरे अधिकार जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ा। ठीक है, हमने जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहता है हेल्थ सेक्टर के अंदर कि भी हेल्थ फैसिलिटीज़ सबको प्रोवाइड की जाए, तो वो भी हमने उस पॉइंट को भी राइट टू लाइफ के साथ जोड़ा। अभी हम बोल रहे हैं कि राइट टू फूड, ठीक है, तो राइट टू फूड, भोजन का अधिकार भी राइट टू लाइफ के साथ हैं, क्योंकि ये जीवन की आधारभूत जो हैं ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करना ज़रूरी होता है, तो तभी जीवन संभव है। तो इसीलिए इन सबको जोड़ा जाता है राइट टू लाइफ के साथ। तो अभी इसमें आर्टिकल 21 में आता है राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ के अंदर क्या है, राइट टू फूड, ठीक है, भोजन पाने का भी अधिकार रहता है। So therefore they ordered the state to take certain steps to provide food for including all day mid-day meal scheme। तो मिड डे मील स्कीम को जो है स्टार्ट करने के लिए स्टेट ने जो है ऑर्डर्स दिए, ठीक है, ताकि सभी को फूड जो है इजीली अवेलेबल रहे सभी बच्चों को। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of common person। ठीक है, ऐसे जजमेंट भी रहे हैं कि भी लोग ये बिलीव करते हैं कि जो उनके प्रमुख जो इंटरेस्ट थे, जो प्रमुख जो हित थे, उनके खिलाफ भी कई बार जजमेंट आ जाता है कोर्ट का। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इशू कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर पीपल दैट रिसेंट जजमेंट्स ऑन द एविक्शंस आर फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट्स। भी जो एक्टिविस्ट ये मानते हैं कि गरीब लोगों को रहने के लिए जो है सरकार घर दे, शेल्टर दे, ठीक है, तो ऐसी रिसेंट जजमेंट जो है वो पुरानी जो जजमेंट रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग आई हैं। मतलब कि जो स्लम डेवेलर है या जो जो शहर में रहने वाले, जो झुग्गी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है जजमेंट आया है, उनके जो स्लम्स है वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। सो लाइक इन 1985 ओल्गा वर्सेस टेलीज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ऐसे कि हमें केस पढ़ेंगे जो स्लम डवेलर्स और जो एंक्रोचर है, सिटी एंक्रोचर मतलब जो अतिक्रमण करता है। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ओल्गा तैलीस जो स्लम डवेलर्स थे उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा, ठीक है, रहने की जगह को लेकर के। एंड हैड ट्राई टू प्रोटेक्ट द लिवलीहुड्स ऑफ स्लम डवेलर्स, और उनको प्रोटेक्ट करना पड़ा अपनी आजीविका कमाने के लिए, ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। The judgment of the Olga Thalis versus Bombay Municipal Corporation established the right to livelihood as part of right to life। तो जो जजमेंट आया था ओल्गा वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसमें राइट टू लाइफ के साथ ही राइट टू लिवलीहुड, आजीविका के अधिकार को भी जोड़ दिया गया है। अभी हम ये तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं राइट टू लाइफ के साथ, कि जीवन का जो अधिकार है उसके साथ जो तीसरा पार्ट जोड़ा गया है राइट टू लिवलीहुड, ठीक है, आजीविका कमाने का जो अधिकार है वो भी राइट टू लाइफ के साथ आता है। ठीक है, राइट टू लाइफ जो उसके साथ राइट टू हेल्थ, ठीक है, राइट टू फूड और राइट टू लिवलीहुड। द फॉलोइंग एक्सर्ट्स फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू द वेज विच जजेस लिंक द इशू द राइट टू लाइफ सो दैट लिवलीहुड। तो कुछ पॉइंट जो हैं जजमेंट के दौरान कोर्ट ने दिए
जो राइट टू लाइफ के साथ राइट टू लिवलीहुड को जोड़ते हैं वो क्या है, देखिए। The sweep of the right to life concerned by the Article 21, wide and far-reaching. Life means something more than mere animal existence. देखिए, राइट टू लाइफ जो है हमें हर तरह के जो इससे जुड़े हुए जो एस्पेक्ट हैं उससे पूछने का अधिकार देता है। और राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि भी अगर ह्यूमंस है तो उनके साथ एनिमल्स जैसा व्यवहार ना हो, ठीक है। एनिमल्स से ज़्यादा एग्जिस्टेंस होता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है ह्यूमंस को। सो इट डज नॉट मीन merely that life cannot be extinguished or taken away as for example by imposition or execution of death sentence। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी लाइफ जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसके ऊपर कानून थोपा जाए, या फिर जो डेथ स्टेटमेंट है कोर्ट के द्वारा वो सीधा जो है दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। सो दैट इज़ बट वन एस्पेक्ट ऑफ राइट टू लाइफ के लिए भी एक जो है एक राइट टू लाइफ का पहलू है। एन इक्वली इम्पोर्टेंट facet of right to life is to livelihood, but because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood। तो एक्चुअली इम्पोर्टेंट फेस एस्पेक्ट क्या है इसका राइट टू लाइफ का, कि भी राइट टू लिवलीहुड भी इसके साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है आजीविका के बिना, रोजगार के बिना नहीं रह सकता, उसको कमाना पड़ता है, इसीलिए इसको जोड़ा जाता है। That the eviction of a person of payment or bills will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood। यदि अगर हम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ओल्गा जो टैलीज है उनके बारे में बात करें, ठीक है, तो उसमें अगर वहाँ से उनको हटाया जाता है, स्लम डिवेलपर्स जो हैं तो उनको वहाँ से हटाया जाता है, तो एक तरीके से उनकी जो लिवलीहुड है वहाँ से उनकी ख़त्म हो जाएगी, जहाँ से वो कमाते हैं खाते हैं, ठीक है। So in the present case, that facts constitution empirical evidence justify the conclusion that petitioners live in slums and on the payments because they have small jobs to nurse in the city। प्रेजेंट केस में हमें पता चल रहा है कि संविधान के अकॉर्डिंग कि जो कंक्लूजन आया, जो पेटिशनर जो याचिका करता थे, जिन्होंने याचिका डाली थी स्लम्स में रहने वालों में, ठीक है, उनके पास शहर में काम करने के लिए बहुत छोटे काम है, एंड फॉर देम देयर इज़ नो वेयर एल्स टू लिव, और अभी उनके पास शहर में कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं है। सो दे चूज ए पेमेंट और स्लम इन द विसिनिटी ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क, एंड टू लूज पेमेंट और स्लम इज टू लूज द जॉब। तो उन्होंने ऐसे ही पेमेंट, ऐसे ही फुटपाथ पे रहने का जो है निर्णय लिया, स्लम्स बनाए वहाँ पे उन्होंने। और वो स्लम्स वहाँ पे क्यों बनाए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ से वो काम शुरू करते थे, जहाँ से उनको काम मिल रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और यदि वहाँ पे उस पेमेंट को, यदि उस स्लम को छोड़ देंगे तो क्या होगा, उनकी जो जॉब है, उनका जो काम है, वो भी चली जाएगी, ठीक है। द कंक्लूजन देयरफॉर इज दैट eviction of petitions will lead to deprivation of their livelihood। और कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई पिटिशनर जो याचिका करता है यदि उनको निकाल दिया जाएगा तो उससे उनकी आजीविका चली जाएगी, और आजीवन के लिए उनकी जो डिप्रीवेशन ऑफ लाइफ, जो डिप्रीवेशन क्या होता है, वंचित रहना, डिप्राइव, तो लाइफ से भी वंचित रह जाएंगे। राइट टू लाइफ जो है उसका वायलेशन हो जाएगा, जो कोर्ट को बिल्कुल मंजूर नहीं रहेगा। Another issue that affects the common person to access justice is inordinately long number of years that courts take to hear a case। जो दूसरा कारण है कि भी कॉमन पर्सन जो है, आम व्यक्ति जो है, जस्टिस तक जिसको न्याय नहीं मिल पाता है, वो ये है कि कोर्ट जो है बहुत साल लगाता है, काफ़ी टाइम लगाता है किसी केस की हियरिंग करने में, उसको कंप्लीट करने में। द फेरेज जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। तो ये फेरेज है कि भाई अगर जस्टिस को डिले कर दिया जाए तो जस्टिस जो है वो होगा ही नहीं। इज ऑफन इज यूज टू करेक्टराइज दिस एक्सटेंड टाइम पीरियड दैट कोर्ट टेक। तो इस फेरेज का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो कोर्ट जो है टाइम को बढ़ा देते हैं किसी केस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और वो टाइम काफ़ी ज़्यादा सालों तक चलता रहता है और केस का इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं रहता है, और जो विक्टिम है उसको न्याय भी नहीं मिल पाता है। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण रह सकते हैं कि जस्टिस डिले क्यों रहता है, क्योंकि देखिए इसमें जो जज की जो स्ट्रेंथ है वो भी इसका एक कारण रह सकती हैं। नंबर ऑफ सेंक्शन जो
स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के लिए 31 निर्धारित की गई है और वर्किंग स्ट्रेंथ है 28। ठीक है, 3 फिर भी खाली रह जाती हैं। ठीक है, ये दिसंबर 2013 का डेटा है, ये जिस टाइम पे ये प्रेजेंट सिनेरियो था सुप्रीम कोर्ट का। 31 टोटल स्ट्रेंथ अगर मंजूरी होती है और 28 वर्किंग स्ट्रेंथ थी और 3 वैकेंसी खाली थी। उसके अलावा हाई कोर्ट्स में जो 984 जो है 984 जो वर्किंग स्ट्रेंथ निर्धारित की गई है और 625 वर्किंग सेंक्शन जो है 984 और वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है 635 और 349 फिर भी पद इसके अंदर पोस्ट खाली थी। और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट्स जो कोर्ट है उसका तो पता ही नहीं होता उसमें कितनी वैकेंसी खाली रहती हैं। ठीक है, सैंक्शन जो बताई गई हैं इसमें 19,421 और 15,039 जो है वो वर्किंग स्ट्रेंथ है और इसमें से सेपरेट करके देख सकते हैं आप कितनी सारी वैकेंसी इसमें खाली रह सकती हैं। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कोर्ट के ऊपर जो वर्डन आता है वर्क का, ठीक है, वो भी किसी जस्टिस को डिले करने में एक कारण हो सकता है। So, however, in spite of there is no denying that judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of executive and legislature, as well as in protecting the fundamental rights of citizens. तो हमें पता है कि जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर और अपनी पावर्स को ही एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के नागरिकों के उनको प्रोटेक्ट करती है। The member of Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with independent judiciary as a key features of our democracy. तो संविधान सभा के जो सदस्य रहे थे उन्होंने कोर्ट का जो सिस्टम जो है इस तरीके से बनाया था ताकि जो जुडिशरी हो इंडिपेंडेंट रहे और हमारे डेमोक्रेसी का हमारे लोकतंत्र का एक की फीचर है, एक विशेषता है। तो इसी के साथ